बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच changing current in a coil induces an EMF in the other coil। यानी कि एक कॉइल में आप करंट चेंज करेंगे और करंट चेंज होने की वजह से दूसरे जो कॉइल है उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे फिनोमिने को नाम दिया जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो कंसीडर करते हैं कि दो कॉइल्स हैं। देयर आर टू कॉइल्स। एक कॉइल को कॉइल 1 कॉइल 2 से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, या इसको आमतौर पे नाम दिया जाता है। पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ यूँ है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 या NP प्राइमरी के रिस्पेक्ट से। जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं NS। और प्राइमरी कॉइल को एक करंट सोर्स से कनेक्ट किया गया है या किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया गया है थ्रू सम रजिस्टर या रियोस्टेट। और जो सेकेंडरी कॉइल है उसको कनेक्ट किया गया है एक गैल्वानोमीटर के साथ, ताकि करंट की मेजरमेंट या करंट की को डिटेक्ट किया जा सके कि क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हमने करना क्या होता है, यहाँ पे करना ये होता है कि जो प्राइमरी जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक रियोस्टेट के ज़रिए हम करंट को चेंज करेंगे प्राइमरी करंट को। तो हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन शो होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो ये फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो प्रॉपरली इसको डिफाइन किया जाता है द फिनोमिना इन विच करंट और फ्लक्स वेरिएशन इन वन कॉइल या सर्किट प्रोड्यूसेस variation in the other circuit या produces an EMF in the other circuit. If current is changed in the primary coil and induces an EMF in the secondary coil, then this phenomena is called mutual induction। जी, तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है? ये इन 5 चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। एक तो ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हर कॉइल के अंदर, तो उस पे भी डिपेंड कर सकता है। नंबर ऑफ टर्न कम ज़्यादा होने की वजह से ईएमएफ भी कम ज़्यादा होगी। और कॉइल्स कितने फासले पे रखी हुई हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज आएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल कितना है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। और इसी तरह करंट किस रेट से चेंज हो रहा है प्राइमरी के अंदर उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, या जो कॉइल यूज़ की जा रही है कॉइल का मटेरियल क्या है उस पर भी ये ईएमएफ डिपेंड करेगी। और प्राइमरीली ये डिपेंड करती है कि करंट किस रेट के साथ चेंज हो रहा है उस पर यह डिपेंड करेगी ईएमएफ। तो ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज किया जाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपीयर होता है एम। तो इस तरह से भी ईएमएफ का फार्मूला हो सकता है, या एक और भी मेथड है ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो फ्लक्स में चेंज है डेल्टा फाई, वो डिपेंड कर रहा है सेकेंडरी का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन करंट ऑफ द प्राइमरी। या अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी के, तो तमाम जो कॉइल्स के अंदर फ्लक्स चेंज है एन एस डेल्टा फाई एस, वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा आई पी के। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर इक्वालिटी में चेंज करें तो यहाँ पर एक अपीयर हो जाएगा कांस्टेंट जिसको एम का नाम दिया जा सकता है, एम डेल्टा आई पी। तो अब यूं करते कि बोथ साइड पे इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे डेल्टा टी से। डेल्टा टी से अगर इसको बोथ साइड पे डिवाइड किया जाए तो राइट साइड इसकी बन जाएगी एम डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। या इसको अगर नेगेटिव साइन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड बन जाएगी माइनस एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी, और राइट साइड बन जाएगी माइनस एम डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। अब ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड अगर गौर करें ये वही है जो
फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ का फार्मूला है। तो फैराडे लॉ अगर यूज़ किया जाए, इसको लिखा जा सकता है ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल। तो ये ईएमएफ का फार्मूला बन जाएगा माइनस एम डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। तो ये अनदर मेथड है ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करने का। आमतौर पे ये मेथड यूज़ किया जाता है बुक्स के अंदर, किस तरह से ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर फाइंड की जा सकती है। तो ईएमएफ का फार्मूला ये बन गया माइनस एम डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। एम यहाँ पर क्या है, एम एक कोफिशिएंट है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया जाता है। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको भी डिफाइन किया जा सकता है। इसको डिफाइन करने के लिए पहले इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। एम को इधर ही रहने देते हैं, ये जो डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी है ये सारा उठा के ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली क्या है, ये दो चीज़ों की रेशो है। किस किस की, एक तो ईएमएफ और एक time rate of change of current. So mutual inductance can be completely defined as the ratio of the EMF in the secondary coil and time rate of change of primary current is called mutual inductance. तो यहाँ से इसके यूनिट डिराइव करते हैं। एप्सिलॉन जो कि एक ईएमएफ है, उसके यूनिट 1 वोल्ट कंसीडर किए जा सकते हैं। डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के एम्पियर पर सेकेंड, तो उस रिस्पेक्ट से इसके यूनिट बनेंगे वोल्ट ओवर एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये बनेंगे वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये इसके बनते हैं यूनिट, जिसको हेनरी का नाम दिया जाता है। इसके जो ऐसे यूनिट है वो हेनरी है। हेनरी के अंदर एच स्मॉल इस्तेमाल करेंगे कि ऐसे यूनिट जो भी आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट होते हैं उसमें पहला लेटर स्मॉल ही रखा जाता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला बनता है। 1 हेनरी को भी डिफाइन किया जा सकता है। 1 हेनरी को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि if one if change in current of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt, then the mutual inductance will be 1 Henry. So if the current is changing at the rate of 1 ampere per second in the primary causes an EMF of volt in the secondary, then mutual inductance will be 1 Henry. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसे अगला जो टॉपिक होगा वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पे ही होगा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो होगा सेल्फ इंडक्शन। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी, तो सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है कि इफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज चेंज्ड बाय वेरिंग circuit resistance when a rheostat, a changing magnetic flux cuts the coil itself and causes an induced EMF in the coil. Such an EMF is called self-induced EMF and the phenomena is known as self-induction. या इसकी दूसरी डेफिनेशन यूँ की जा सकती है कि if changing current in a coil induces an EMF in the same coil, then the phenomena is called self-induction. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक, यहाँ पहली बात तो ये है कि एक ही कॉइल है, दो कॉइल्स नहीं। अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। एक तो हमने ईएमएफ यहाँ पर अप्लाई की हुई ना, एक ईएमएफ इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस होगी, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे। तो ऐसा जो फिनोमेना है इसको सेल्फ इंडक्शन का नाम देंगे। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए कंसीडर करेंगे कि एक कॉइल है जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे एन पी या एन एस नहीं आएंगे क्योंकि ना प्राइमरी या ना सेकेंडरी है, एक सिंगल कॉइल है। तो इसको बैटरी के साथ या एक करंट सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। रियोस्टेट के जरिए इसमें वेरिएशन लेके आएंगे करंट में। तो करंट जो ही वेरी करेगा उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। तो कंसीडर करेंगे कि कॉइल को कनेक्ट किया करंट सोर्स से और रियोस्टेट के थ्रू, और एक की है जिसके ज़रिए इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो फिनोमेना मैंने बता दिया हो क्या रहा है कि जो ही आप चेंज करते हैं करंट थ्रू दी रियोस्टेट, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो ईएमएफ डिपेंड कर रही है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो इसके मुताबिक अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, यानी कि इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपीयर हो जाता है जिसको एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दिया जाता है।
अगेन जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन में कि इसका अनदर मेथड है डिराइव करने का, तो अनदर मेथड क्या होगा उसकी तरफ चलते हैं जी। तो जो चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स डिपेंड कर रहा है चेंज इन करंट पर। अब यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यूँ कह लें कि n डेल्टा फाई डिपेंड कर रहा है डेल्टा आई पर, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में चेंज किया जा सकता है, ये बन जाएगा n डेल्टा फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट l इंटू डेल्टा आई। अब यूँ करते हैं कि बोथ साइड को डेल्टा t के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा l डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, और एक नेगेटिव साइन अपने पास से लगा लेते हैं बोथ साइड पे। तो ये जो लेफ्ट साइड बन चुकी है, अगर गौर करें अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या है ये ईएमएफ है, तो इसको ईएमएफ एप्सिलॉन कहा जा सकता है। ये एप्सिलॉन वुड बी इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो ये फार्मूला बन जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी सेल्फ इंडक्शन। तो ईएमएफ का ये फार्मूला बन चुका है माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। लेट्स पॉज इक्वेशन नंबर 1। अब L की दोबारा से मैं डिटेल बता दूं कि L क्या है। L एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दिया जाता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली रिलेट करता है फ्लक्स के साथ, और मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका अलग किया जा सकता है। इसको अगर इसी इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया जाए तो इसको रीअरेंज करके ये फार्मूला बन जाता है L इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो इसको भी उसी तर्ज पे डिफाइन किया जा सकता है, द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे। तो इसके ऐसे यूनिट देखे जाएँ, ऐसे यूनिट अगेन एप्सिलॉन यानी कि ईएमएफ का वोल्ट होगा और करंट का एम्पियर पर सेकंड। ये अगर पुट कर दिए जाए तो ये बनता है वोल्ट ओवर एम्पियर पर सेकंड, यानी कि ये बन जाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और इसको नाम दिया जाता है हेनरी। हेनरी इसके ऐसे यूनिट है। हेनरी की अगेन वही डेफिनेशन होगी कि इफ़ चेंज change in current of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो होगी 1 हेनरी। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछें।